हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल बीकॉम वाले। आज के वीडियो में हम बिजनेस लॉ का 5th चैप्टर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स के अंडर प्रेजेंटमेंट ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पढ़ने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रेजेंटमेंट का मीनिंग क्या होता है। प्रेजेंटमेंट मीन्स प्रेजेंट करना या फिर शो करना नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को। एक पार्टी जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है तो उसको प्रेजेंट करना पड़ता है इंस्ट्रूमेंट टू अदर पार्टी फॉर वेरियस रीजंस। जैसे कि एक ड्रॉई है जो कि क्रेडिटर बोलेंगे हम, तो क्रेडिटर बिल ऑफ एक्सचेंज का वो प्रेजेंट करता है बिल को टू ड्रॉई, ताकि जो ड्रॉई है वो एक्सेप्ट करे बिल को, तो बिल तभी इन्फोर्सेबल होगा लॉ के अंडर। तो सारे काइंड्स जो भी हमारे टाइप्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, प्रोविजरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक, तो वो तभी प्रेजेंट हो सकते हैं टू द पेइंग पार्टी जब वो पेमेंट हो पेइंग पार्टी को, तभी आप उन्हें देख सकते हो। तो इसके अंदर काइंड्स ऑफ प्रेजेंटमेंट देखेंगे हम। काइंड्स ऑफ प्रेजेंटमेंट और प्रेजेंटेशन वाला चैप्टर आप इम्पोर्टेंट कह सकते हो, बट वही है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट वैसे चैप्टर्स है तो ज़्यादा पर इजी है, और सब में थोड़ा थोड़ा है। किसी में टाइप्स है, किसी में फीचर्स है, किसी में एसेंशियल्स हैं, किसी में प्रोफेशन है। तो एक चैप्टर का बताना इज़ डिफ़िकल्ट, तो आपको करना ही पड़ेगा। बस ये है, या तो आप नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पूरा कर लो। अगर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में से आप कोई भी एक चैप्टर ऐसा छोड़ रहे हो जिसके चांस भी हैं 15 मार्क्स में आने के लिए, तो वो आपको सेल्स एक्ट में से कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। वैसे तो दोनों एक्ट करने पड़ेंगे आपको, दोनों में से थोड़ा थोड़ा कर लो जो इम्पोर्टेंट हो। कि लाइक आप इसमें से 10 में से 5 चैप्टर्स कर लो कोई भी, वो मैं जब इसकी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो बनाऊंगी उसमें अवेलेबल होगा। और सेल्स एक्ट में से भी, सेल्स एक्ट के वैसे चैप्टर्स इजी हैं। सेल्स एक्ट में से आपको 4 चैप्टर, वरना तो 3 तो करने ही चाहिए। तो हम काइंड्स ऑफ प्रेजेंटमेंट देखते हैं। तो फॉर एक्सेप्टेंस, फॉर साइट, फॉर पेमेंट। तो एक्सेप्टेंस बिल ऑफ एक्सचेंज की होती है, साइट इज़ ओनली फॉर अ प्रॉमिसरी नोट, और पेमेंट तो सबके लिए हो सकती है, बिल ऑफ एक्सचेंज के लिए भी, प्रॉमिसरी नोट के लिए भी, चेक के लिए भी। तो प्रेजेंटमेंट फॉर एक्सेप्टेंस सेक्शन 61 के अंडर आता है। बिल ऑफ एक्सचेंज तभी हो सकता है विच इज़ डन बाय अ ड्रॉर। तो ड्रॉर हैज़ टू गेट सिग्नेचर ऑफ ड्रॉन जो बिल पर हो, तो फिर ड्रॉर सिक्योर किया जाता है ड्रॉई से, तो इट शैल मेक द पेमेंट ऑफ बिल। तो रेलेवेंस क्या है प्रेजेंटमेंट फॉर एक्सेप्टेंस में। तो बिल ऑफ एक्सचेंज विच इज़ एक्सप्रेसली मेंशन हैज़ टू बी प्रेजेंटेड फॉर एक्सेप्टेंस बिफोर प्रेजेंटिंग इट फॉर पेमेंट। तो एक बिल अनलेस आप उसको प्रेजेंट करो तब तक एक्सेप्टेंस नहीं हो सकता, तो उसके अंदर आप पेमेंट भी तब तक रिसीव नहीं कर पाओगे। तो सेम गोज फॉर अ बिल पेबल एट अ प्लेस अदर देन प्लेस ऑफ रेसिडेंट या फिर बिजनेस ऑफ द ड्रॉई। तो बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं प्रेजेंटिंग बिल ऑफ एक्सेप्टेंस। एडिशनल सिक्योरिटी, एक्सेप्टर के नाम पे बिल, या फिर ड्रॉई डिसोनर करे बिल को होल्डर ऑफ द बिल, विच कैन हैव इमीडिएट रिसोर्स अगेंस्ट इंडोर्सर्स ऑफ द ड्रॉई। इंडोर्सर भी हो सकता है, ड्रॉई भी हो सकता है। तो प्रेजेंटमेंट एक्सेप्टेंस कब पॉसिबल है, किसके लिए पॉसिबल है। तो सेक्शन 61 के अंडर जनरली ड्रॉई हो सकता है जिसको हम प्रेजेंटमेंट करें, विच इज़ मेड फॉर एक्सेप्टेंस। सेक्शन 27 के अंडर एक्सेप्टेंस तभी की जा सकती है जब तक एक ऑथराइज एजेंट हो ड्रॉई के बिहाफ पे। अंडर सेक्शन 33 और 34 सेवरल ड्रॉइज हो सकते हैं जिनमें से सब के सब रिक्वायर करे टू एक्सेप्ट और देयरफॉर प्रेजेंटमेंट हो एक्सेप्टेंस की, विच इज़ टू बी मेड टू ऑल ऑफ देम। बट अगर हम बात करें सम ऑफ ड्रॉई के पास अथॉरिटी है फॉर अदर्स टू एक्सेप्ट, तो उस केस में ड्रॉई ही पार्टनर बन जाता है। इसमें सेक्शंस याद करने की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा। तो अगर एक ड्रॉई डेड है तो प्रेजेंटमेंट तब भी हमारा कोई लीगल रिप्रेजेंटेटिव कर सकता है। अगर ड्रॉय इंसॉल्वेंट है तो प्रेजेंटमेंट कैन बी मेड टू हिज असाइनी। अगर ड्रॉय इज़ इन केस ऑफ नीड और उसने मेंशन किया है बिल ऑफ एक्सचेंज ऑन डिसोनर ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, तो उस केस में ड्रॉय सेम ही रहेगा, दैट इज़ टू बी प्रेजेंटेड टू द ड्रॉय इन केस ऑफ हेड।
नेक्स्ट है प्रेजेंटमेंट फॉर एक्सेप्टेंस बाय होम। तो ड्रॉई ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज एक पर्सन होता है हु इज़ अलाउड बाय लॉ टू प्रेजेंट द बिल ऑफ एक्सचेंज टू एक्सेप्टर या फिर हमारा ड्रॉई। नेक्स्ट है टाइम एंड प्लेस ऑफ प्रेजेंटमेंट फॉर एक्सेप्टेंस। तो इफ़ एनी टाइम और प्लेस फॉर प्रेजेंटमेंट स्पेसिफाई है बिल ऑफ एक्सचेंज में तो इट कैन बी प्रेजेंटेड फॉर एक्सेप्टेंस अकॉर्डिंगली। और जहाँ पे कोई टाइम और प्लेस मेंशन ना हो बिल में तो प्रेजेंट होना चाहिए एक रीजनेबल टाइम में आफ्टर it has been drawn in business hours on a business day. The presentment can be made either on place of business ड्रॉय के या फिर उसके रेसिडेंस पे। अगर हमारा ड्रॉय के पास कोई भी ऐसी नोन प्लेस नहीं है बिजनेस की या फिर कोई फिक्स रेसिडेंट नहीं है तो और कोई भी प्लेस स्पेसिफाइड भी नहीं है इन इंस्ट्रूमेंट एक्सेप्टेंस के लिए तो प्रेजेंटमेंट कैन बी मेड टू द पर्सन जहाँ पर भी उसको जगह मिले। तो प्रेजेंटमेंट ऑफ कोर्स इट इज़ टू बी मेड अगर ड्रॉई आफ्टर रीजनेबल सर्च उसको मिले अंडर सेक्शन 61 और 91। अगर ड्रॉई नहीं कर पा रहा कोई भी जगह फाइंड नहीं कर पा रहा तो बिल डिसऑनर किया जा सकता है उसमें। तो अग्रीमेंट या फिर यूसेज ऑफ ट्रेड तो उसमें प्रेजेंटमेंट थ्रू पोस्ट ऑफिस बाय मीन्स ऑफ अ रजिस्टर्ड लेटर सफिशिएंट होगा। तो ड्रॉई टाइम डिसाइड करता है अपॉन एक्सेप्टेंस। अगर ड्रॉय रिक्वायर करता है तो हम 48 आवर्स ले सकते हैं एक्सक्लूसिव ऑफ पब्लिक हॉलीडेज कंसिडर करना टू डिसाइड अपॉन वेदर वह एक्सेप्ट कर रहा है बिल को या फिर नहीं। तो उसको हम ड्रॉय टाइम फॉर डिलीब्रेशन भी बोल सकते हैं एज स्टेटेड अंडर 63 सेक्शन। तो देयरफॉर अगर ड्रॉय टाइम चाहता है फॉर डिलीब्रेशन तो होल्डर अलाउ करता है उसे फॉर अ मैक्सिमम ऑफ 48 आवर्स और एक्सपायरी ऑफ 48 आवर्स। जब 48 आवर्स हो जाएं तो होल्डर डिमांड कर सकता है वापस बिल को कि वो एक्सेप्ट कर किया जाना है कि नहीं। तो अगर ड्रॉय तब भी उसको रिटर्न करना चाहे तो 48 आवर्स के अंदर कर सकता है तो उसके अंदर बिल डिसऑनर नहीं होता। और अंडर सेक्शन 86 अगर होल्डर अलाउ कर रहा है बिल को मोर देन 48 आवर्स एक्सक्लूसिव ऑफ पब्लिक हॉलीडे तो उसके अंदर उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा और प्रीवियस पार्टी को कोई कंसेंट नहीं देना होगा। तो एक्सेप्टेंस मस्ट ऑलवेज बी अनकंडीशनल। तो एक दूसरी ड्यूटी बन जाती है होल्डर की कि वो ऑब्टेन करे अनक्वालिफाइड या फिर अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस बिल ऑफ एक्सचेंज के लिए। अगर ड्रॉय एक क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस है तभी होल्डर कंसिडर किया जाता है एज की जो हमारा बिल है वो डिसऑनर किया गया। अगर होल्डर अग्री कर ले फॉर क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस तो जितने भी हमारे प्रीवियस पार्टीज़ हैं जिनको कंसेंट है तो ऑब्टेन नहीं कर पा सकती तो सच एक्सेप्टेंस विच आर डिस्चार्ज अगेंस्ट होल्डर। तो प्रेजेंटमेंट फॉर एक्सेप्टेंस इज एक्सक्यूज्ड। तो जब ड्रॉई एक रीजनेबल सर्च के बाद भी ना जगह ढूंढ पाए प्रेजेंटमेंट के लिए एक्सेप्टेंस के लिए तो उसको एक्सक्यूज़ किया जाता है बिल ऑफ एक्सचेंज इज़ डीम टू बी डिसऑनर। और अगर हमारा ड्रॉई एक फिक्टिशियस पर्सन है या फिर इज़ इनकॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट तो उस केस में बिल को ऐसा ट्रीट किया जाता है कि इसको डिसऑनर किया गया है विदाउट एनी प्रेजेंटमेंट फॉर एक्सेप्टेंस। तो इसमें इफेक्ट ऑफ नॉन प्रेजेंटमेंट भी डिस्कस किया है। जब प्रेजेंट किया जाता है बिल ऑफ एक्सचेंज को एक्सेप्टेंस के लिए तो वो मैंडेटरी होता है और इस केस में डिफ़ॉल्ट भी हो सकता है। तो इस केस में इसका मतलब क्या होएगा कि जो भी हमारा ड्रॉई होगा वो लाइबल ही नहीं होगा कि एक्सेप्ट करे या फिर अदर पार्टीज देयर ऑफ टू द ड्रॉर इंडोर्सर या फिर सीज करे टू लाइबल फॉर अदर डिस्चार्ज किया जा रहा है जो उससे विदाउट हैविंग अ ड्यूटी टू प्रेजेंट या फिर डिफ़ॉल्ट। तो ये इफेक्ट ऑफ नॉन प्रेजेंटमेंट देख सकते हो आप। ये इंडिविजुअली तो नहीं आ सकता बट वैसे सिर्फ नॉलेज के लिए इसको कर सकते हो पर ये ऐसा है नहीं इतना। प्रेजेंटमेंट ऑफ प्रोमिसरी नोट फॉर साइट सेक्शन 62 के अंडर। तो सच प्रेजेंटमेंट इज़ टू बी मेड अंडर सेक्शन 62 फॉर अ प्रोमिसरी नोट जो पेबल हो एक सर्टेन पीरियड में आफ्टर साइट। हम एग्जांपल से देखते हैं। एंड दिस प्रोमिसरी नोट जब आपको मेच्योरिटी डेट कैलकुलेट करनी हो तो उसमें प्रेजेंटमेंट की डेट है फॉर साइट उसको कंसिडर कर सकते हो आप और करना इम्पॉर्टेंट है।
एग्जाम्पल है ए प्रॉमिसरी नोट है जो कि पेबल है 2 months आफ्टर साइट विच वॉज इशूड ऑन 1st Jan 2015 और अब उसको प्रेजेंट किया गया ऑन साइट आफ्टर 10 Jan। तो वो ड्यू डेट उसकी जा चुकी है। ड्यू डेट कैलकुलेट कैसे होएगी, डेट ऑफ प्रेजेंटमेंट जो कि है 10 Jan और टाइम अलाउड था 3 days, तो 3 days आफ्टर ड्यू, तो 3 days हमारे ग्रेस के होते हैं और टाइम अलाउड है 2 months इसके अंदर, 2 months आफ्टर साइट, तो 10 + 2 और इसके अंदर 3, तो 10 Jan में अगर आप 2 months करो तो फेब और मार्च, तो मार्च आ जाएगा, ईयर सेम ही है 2015 और 3 days 10 + 3 13, तो ईजी है ये तो, डेट ऑफ प्रेजेंटमेंट प्लस टाइम अलाउड प्लस 3 days ऑफ ग्रेस। ये ऐसे कोई क्वेश्चन नहीं आता एग्ज़ाम में, बट फॉर्मूला किसी भी क्वेश्चन में आप ये डाल सकते हो ड्यू डेट का। और ड्यू डेट के बारे अलग से नहीं आता। रूल्स फॉर प्रेजेंटमेंट फॉर साइट, तो इट मस्ट बी प्रेजेंट बाय पर्सन जो इंटाइटल है टू डिमांड पेमेंट फॉर मेकर फॉर साइट, तो इट मस्ट बी प्रेजेंटेड विद इन रीजनेबल टाइम, मस्ट बी प्रेजेंटेड इन बिजनेस आवर्स, बिजनेस डे में होना चाहिए। अगर कोई डिफ़ॉल्ट है प्रेजेंटमेंट का तो कोई भी पार्टी शैल बी लायबल टू पर्सन जिसने डिफ़ॉल्ट किया है। नेक्स्ट है हमारा प्रेजेंटमेंट फॉर पेमेंट सेक्शन 64 के अंडर जो भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स हैं हमारे प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज या फिर चेक, उनको प्रेजेंट करना ज़रूरी है टू अ पेएबल पार्टी फॉर प्रोक्योरिंग पेमेंट। तो जो ड्रॉर है हमारा बिल ऑफ एक्सचेंज का, दे हैव टू बी प्रेजेंट, मतलब वो शो करे बिल ऑफ एक्सचेंज को टू ड्रॉई on the due date to procure its payment. Payee of a promissory note, they has to be present on promissory note to maker on date of procure payment, और एक कस्टमर या फिर क्लाइंट उसको प्रेजेंट होना ज़रूरी है चेक के केस में जो कि बैंक से रिलेटेड है फॉर प्रोक्योरिंग इट्स पेमेंट। तो वैलिड प्रेजेंटमेंट कब होगी पेमेंट की, जब वो बैंकिंग आवर्स में हो, मेड ऑन ड्यू डेट, मेड एट द प्लेस डिसाइडेड या फिर हमारी स्पेसिफाइड प्लेस बिजनेस डीलिंग्स जहाँ पे हो रही है, या फिर इट इज़ मेड टू एन ऑथराइज पर्सन। तो नेक्स्ट है हमारा रूल्स रिगार्डिंग प्रेजेंटमेंट फॉर पेमेंट। इस चैप्टर से भी वैसे कुछ ज़्यादा नहीं बनता है, प्रेजेंटमेंट ही हमारे 3 टाइप्स बनते हैं और रूल्स ही देखते हैं हम। इसमें से रूल्स ही हैं, जो भी आपको बड़ा क्वेश्चन दिख जाए जिसके अंदर आपके 8 10 या 15 पॉइंट्स या उससे ज़्यादा कवर हो रहे हैं, तो वो आप देख सकते हैं कि वो 15 का बन सकता है। बहुत बहुत कम होता है, बट कुछ चांसेस होते हैं कि 2 क्वेश्चंस आ जाए ए और बी फॉर्म करके, तो ए 5 मार्क्स का डाल दे, 10 का डाल दे, तो उसके अंदर भी आ सकते हैं। तो पहला है नॉन प्रेजेंटमेंट लीड्स टू डिस्चार्ज ऑफ अदर पार्टी सेक्शन 64 के अंडर। तो जो होल्डर है प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज या फिर चेक का, नेसेसरी है कि वो प्रेजेंट हो फॉर पेमेंट ऑफ द मेकर, एक्सेप्टर या फिर ड्रॉई, जो इन तीनों के रिलेटेड है रिस्पेक्टिवली, एक प्रॉपर प्लेस पे प्रॉपर टाइम पे। अगर डिफ़ॉल्ट हो रहा है ऑफ सच प्रेजेंटमेंट, तो जो हमारी बाकी की पार्टीज़ हैं वो लाइबल नहीं होंगी ऑफ सच होल्डर। तो नॉन प्रेजेंटमेंट फॉर पेमेंट डज नॉट चार्ज द मेकर, एक्सेप्टर या फिर ड्रॉई, तो इट सिंपली डिस्चार्ज कर देते बाकी की पार्टीज़ को, जो कि हमारे ड्रॉई और इंडोर्सर बचते हैं। तो नॉन प्रेजेंटमेंट है बिल ऑफ एक्सचेंज या फिर चेक का पेमेंट के लिए, तो वो डिस्चार्ज हो रहा है ड्रॉई और इंडोर्सर में। नॉन प्रेजेंटमेंट प्रॉमिसरी नोट फॉर पेमेंट, तो उसके अंदर डिस्चार्ज हो रहा है हमारा इंडोर्सर। सेकेंड है प्रेजेंटमेंट फॉर पेमेंट थ्रू पोस्ट ऑफिस सेक्शन 64 के अंडर। तो प्रेजेंटमेंट कब हो सकती है, जब प्रायर कंसेंट हो पार्टीज का, या फिर वो ऑथराइज्ड हो एज पर यूसेज या फिर कस्टम। जब प्रेजेंटमेंट हो रही है पेमेंट थ्रू पोस्ट ऑफिस, तो उसके अंदर रजिस्टर्ड लेटर हो फॉर प्रेजेंटमेंट इन अ सफिशिएंट मीन। थर्ड है हमारा प्रेजेंटमेंट फॉर पेमेंट ऑफ अ ट्रंकेटेड चेक अंडर सेक्शन 64 सब सेक्शन 2। ट्रंकेटेड चेक कौन सा होगा, जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो। तो एक न्यू प्रोविजन फॉर्म हुआ बाय नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 2002, जहाँ पे अकॉर्डिंग टू दिस प्रोविजन, जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक इमेज ट्रांसफ़र होगी एक ट्रंकेटेड चेक की, विच इज़ टू बी प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। तो ड्रॉई बैंक जो होगा हमारा वो इंटाइटल्ड होगा कि वो डिमांड कर सके ज़्यादा इन्फॉर्मेशन। ये एक्चुअली क्या होगा, जो भी हमारा एक एक्चुअल चेक होता है
उसकी एक फ़ोटो कॉपी ही कह सकते हो आप। मतलब वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होगा, फ़ोटो नहीं होगी जो हमारा ओरिजिनल चेक है उसकी, जो कि हम जो कैमरा से लेते हैं वो नहीं होगा। एक क्रिएटेड होगा बस जो उस जैसा लगे। जैसे एक होता है हमारा रियल नोट और एक होते हैं जिनसे बच्चे खेलते हैं वो वाले नोट, तो वैसा कुछ होगा। एक जो उस जैसा दिखे बट एक्चुअल में वो चेक ना हो, उस जैसा हो। फोर्थ है हमारा आर्ट्स फॉर प्रेजेंटमेंट सेक्शन 65 के अंडर। तो प्रेजेंटमेंट चेक पेमेंट के लिए कब हो सकती है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में, जब वो हो रही है हमारी ड्यूरिंग यूजुअल आवर्स ऑफ बिजनेस और एक चेक के अंडर फॉर बैंकिंग आवर्स होना ज़रूरी है। फिफ्थ है प्रेजेंटमेंट फॉर पेमेंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट पेबल आफ्टर डेट या फिर साइट। सेक्शन 66 के अंडर एक प्रॉमिसरी नोट या फिर बिल ऑफ एक्सचेंज इज टू बी मेड पेबल स्पेसिफाइड पीरियड में आफ्टर डेट या फिर साइट, तो उसको प्रेजेंट किया जाए बिफोर पेमेंट ऑफ मेच्योरिटी। तो मेच्योरिटी एक प्रॉमिसरी नोट या फिर बिल ऑफ एक्सचेंज की इज द डेट एट विच इट फॉल्स ड्यू। सिक्स है हमारा प्रेजेंटमेंट फॉर पेमेंट ऑफ प्रॉमिसरी नोट पेबल बाय इंस्टॉलमेंट सेक्शन 67 के अंडर। तो जब पेमेंट हो रही है प्रॉमिसरी नोट की दैट इज़ टू बी मेड बाय इंस्टॉलमेंट, तो उसके अंदर 3 days ऑफ ग्रेस इंक्लूड होते हैं। 3 days ऑफ ग्रेस बहुत जगह आएगा, तो देयरफॉर एक प्रॉमिसरी नोट मस्ट बी प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट ऑन थर्ड डे आफ्टर, जो भी हमारी डेट फिक्स्ड है फॉर पेमेंट फॉर ईच इंस्टॉलमेंट। और नॉन प्रेजेंटमेंट में तो डिस्चार्ज किया जाता है बाय इंडोर्सर, जो भी हमारी लाइबिलिटीज़ है। तो सेवेंथ है प्लेस ऑफ प्रेजेंटमेंट सेक्शन 68 से 71 के अंडर। प्रॉमिसरी नोट में बिल ऑफ एक्सचेंज या फिर चेक के केस में जो भी आपकी प्लेस होएगी पेमेंट की वो इंडिकेट करेगी कि जो प्रेजेंटमेंट है वो कहाँ पर होगा। और अगर कोई प्लेस डिस्कस नहीं हो रही पेमेंट के लिए विच हैज़ बीन इंडिकेटेड, तो प्रॉमिसरी नोट बिल ऑफ एक्सचेंज या फिर चेक इट मस्ट बी प्रेजेंटेड एट द प्लेस ऑफ बिजनेस, या फिर हमारा जो रेसिडेंस है हमारे मेकर का, ड्रॉई का या फिर एक्सेप्टर का। अगर मेकर, ड्रॉई और एक्सेप्टर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के लिए कोई प्लेस नहीं जानते, कोई बिजनेस की उनकी कोई जगह नहीं है, कोई फिक्स रेसिडेंट नहीं है, तो इस केस में भी हमारा जो प्रेजेंटमेंट है फॉर एक्सेप्टेंस और पेमेंट, तो उसके अंदर आप इंडोर्स भी कर सकते हो, कैंसिल भी हो सकता है। एट्थ है प्रेजेंटमेंट ऑफ चेक सेक्शन 72 और 73 के अंदर। तो अंडर सेक्शन 72 अगर आपने देर इज़ अ ऑर्डर टू चार्ज द ड्रॉर अ चेक, तो बैंक चेक है तो बैंक से होगा, तो वो आपको ड्रॉ करना पड़ेगा बिफोर द रिलेशन बिटवीन द ड्रॉर और बैंकर, तो आपको ऑल्टर करना पड़ेगा टू द प्रेजुडाइज ऑफ ड्रॉर। तो प्रोविजन 84 सेक्शन के अंडर अगर होल्डर एक डिले कर रहा है प्रेजेंटमेंट में चेक के लिए फॉर पेमेंट, तो उसके अंदर जो रिलेशन होगा बैंकर और ड्रॉर के बीच में, तो वो कहीं ना कहीं लॉस होगा ड्रॉर का, तो ड्रॉर डिस्चार्ज कर जाएगा और उसको एक लॉस फेस करना पड़ेगा। नाइन्थ होगा प्रेजेंटमेंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट पेबल ऑन डिमांड सेक्शन 74 के अंडर। तो एक इंस्ट्रूमेंट जो पेबल है डिमांड पे, तो उसको प्रेजेंट करना पड़ेगा फॉर पेमेंट एक रीजनेबल टाइम के अंडर आफ्टर इट इज़ रिसीव्ड बाय द होल्डर। टेंथ है प्रेजेंटमेंट फॉर पेमेंट ऑन डेथ या फिर इंसॉल्वेंसी सेक्शन 75 के अंदर। अगर ऐसा कुछ होता है तो जो भी हमारा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है तो वो ख़त्म हो जाएगा। तो सबसे पहला अगर इंस्ट्रूमेंट आप प्रेजेंट कर सकते हो एक लीगल रिप्रेजेंटेटिव पे या फिर जो भी ऑफिशियल असाइनी है। इन केस ऑफ इंसॉल्वेंसी हमने पीछे भी किया है, तो डिले इन प्रेजेंटमेंट फॉर पेमेंट अगर हो रही है तो एक्सक्यूज़ कर दो आप। और अगर डिलेज कुछ ना कुछ ऐसे सर्कमस्टांस करे जो आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे, हमारा होल्डर नहीं कंट्रोल कर पा रहा, तो उस केस में ऑपरेट करो, उसको प्रेजेंट करो एक रीजनेबल टाइम में। तो जब प्रेजेंटमेंट फॉर पेमेंट नेसेसरी होता है तो उसके अंदर प्रेजेंटमेंट को प्रिवेंट किया जाता है, प्लेस ऑफ बिजनेस बंद भी हो जाता है, ठीक है, और एब्सेंस ऑफ पर्सनस भी उस केस में आप पाते हो। तो इस चैप्टर में इतना ही था। अगर आपको समझ आया प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग द